चलो यार क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ पूछो मैं आइस से कपड़े लगेंगे अभी आ जाओ। चलो यार शुरू करते हैं क्लास। तो पिछली क्लास में एक केस स्टडी हमारी चल रही थी, उसी को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करना। फटाफट से क्विकली 5 मिनट लगा के पिछली क्लास में जितना भी हमने केस स्टडी का समझा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यार केस स्टडी इस बारे में थी कि एक सीईओ है फूड बिजनेस की कंपनी का, जो कि एक बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, जिसमें एजेंडा ये है बोर्ड मीटिंग का कि बिजनेस को एक्सपैंड करना है। ठीक है, और उस बिजनेस की एक्सपेंशन पे बातचीत करनी है, मीटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सीईओ ने, लास्ट क्लास में हमने इतना ही डिस्कस किया था कि सीईओ ने बोला कि हम फूड बिजनेस में ऑपरेट कर ही रहे हैं, तो हमें एक्सपैंड करना है सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में। ठीक है, तो फिर एक डायरेक्टर का सवाल आया, दूसरे डायरेक्टर का, कि सर सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में क्यों एक्सपैंड करना है, आप किसी और बिजनेस में एक्सपैंड क्यों नहीं करना चाह रहे हो? कि कपड़ा बनाने का बिजनेस, गाड़ी बनाने का बिजनेस, टायर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, दुनिया जहां के बिजनेसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस ही क्यों? तो इस बात को सीईओ ने क्या एक्सप्लेन किया था कि एक बिजनेस को चलाने के लिए अल्टीमेटली मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सप्लाई चेन और सेल चेन चाहिए होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज ही किसी बिजनेस को चलाने में इसी चेन को बनाने में आता है, क्योंकि एक बार अगर ये चेन बन गई तो उसके बाद तो फिर पैसों का रिवॉल्विंग स्टार्ट हो जाता है। और बिजनेस अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, पैसों को घुमाना ही है। जितनी जल्दी आप पैसा घुमा पाओगे उतना ज्यादा पैसा बना पाओगे, और जितनी जल्दी पैसा घुमा पाओगे ये बात डिपेंड करेगी कि आपकी सेल चेन और सप्लाई चेन कैसी है। ठीक है, तो याद होगा आपको पिछली क्लास में हमने समझा था सप्लाई चेन के चैलेंजेस क्या है, कि आपको मैन्युफैक्चरर सप्लायर नहीं मिल पाएगा जो आपको ज्यादा क्वांटिटी सस्ते रेट पर दे दे। पैकेजिंग का एग्जांपल समझा था कि मेरे को पैकेजिंग ढंग की नहीं मिल पाएगी, मिलेगी तो महंगी मिलेगी। याद आया ना सबको? तो ये सारे चैलेंजेस हमने यहां पे करे थे। तो सीईओ ने जवाब यही दिया कि हम सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में इसलिए ऑपरेट करना चाहते हैं क्योंकि हमें 10 साल हो गए फूड बिजनेस को ऑपरेट करते हुए, तो फूड बिजनेस की सप्लाई और सेल चेन हमने बना रखी है। सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस की सप्लाई और सेल चेन अलग नहीं होगी। उसी सप्लायर से सॉफ्ट ड्रिंक का भी माल आ जाया करेगा, और उसी दुकान पे, उसी डिस्ट्रीब्यूटर पे, उसी कस्टमर को आगे सॉफ्ट ड्रिंक भी बिक जाएगी जिसको फूड बिक रहा है। तो कहने का मतलब है इस प्रोडक्ट के लिए मुझे कोई नई सप्लाई और सेल चेन नहीं बनानी पड़ेगी, पहले दिन से इस प्रोडक्ट के लिए मेरे पास सप्लाई और सेल चेन बनी हुई होगी। इसलिए हम इस बिजनेस में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जवाब आ गया। उसके बाद एक और सवाल आया किसी तीसरे डायरेक्टर का, कि सर एक बात बताओ, आप सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ऑपरेट करना चाह रहे हो, यहां पे तो ऑलरेडी कोका कोला, पेप्सी, इस तरीके के इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े जायंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। तो अब आप इनके बीच में जाके सॉफ्ट ड्रिंक का नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करोगे, कंपीट कैसे कर पाओगे? सवाल समझ आ गया था? इसका जवाब बड़ा ही सिंपल सा दिया था सीईओ ने कि देखो ऐसा है कि 125 करोड़ की जनता है, इतने लोग हैं, इतने गांव हैं, इतने शहर हैं, इतनी जगहें हैं भारत में, कि पूरे देश में सिर्फ ये दो सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स अगर ये टारगेट कर रहे हैं सबको, तो मैं ये नहीं मान सकता हूं कि तीसरे ब्रांड के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं होगी। हाँ, हम शायद इनको हरा नहीं पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे कि शायद हम सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में कोका कोला से ऊपर निकल जाए, शायद ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा कि भाई लुट पिट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो ही ब्रांड से तीसरे बंदे की जगह होगी यहां पे, और कंपटीशन के फिर हम तरीके निकालेंगे। समझ आया? अच्छा, अब जैसे कोका कोला, पेप्सी वगैरह से और ब्रांड्स जो आते हैं, देखो इन ब्रांड से प्राइजेस पे नहीं जीता जाता है, क्योंकि ये ब्रांड्स जितने सस्ते रेट में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचती हैं, कोई भी नया ब्रांड उतने सस्ते में कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच पाएगा। ठीक है, अगर बेचेगा तो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। तो इन ब्रांड से इस बात पे नहीं लड़ा जाता है, इन ब्रांड से क्वालिटी पे लड़ा जाता है। अब मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मार्केटिंग का। यार पानी है, भारत में लोगों ने, भारत में क्या, हर जगह पे लोगों ने पानी बेचने का भी धंधा बना दिया। ठीक है, बिस्लरी, एक्वाफिना, इनकी बॉटल्स बिकती हैं। ठीक है, बहुत पुराने ब्रांड्स हैं। जैसे एक तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोका कोला, पेप्सी है, वैसे ही वाटर में बिस्लरी और अपना ये एक्वाफिना है, बहुत पुराने पुराने ब्रांड्स हैं यार ये। तो ये उस लेवल के ब्रांड्स है, पानी की बोतल बेचते हैं 10 रुपए की, 20 रुपए की, इस तरीके से बॉटल्स बेचते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा और ब्रांड्स नहीं है पानी के? हैं,
और क्या वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। हाँ, शायद इतना नहीं कमा पा रहे होंगे, उतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाए कि बिस्लरी को बीट कर दें, लेकिन प्रॉफिट बना पा रहे हैं। कैसे? अब आप नोटिस करिएगा, कई बारी एक बड़े लेवल के रेस्टोरेंट कैफे में जाएं तो वहां पे जैसे होता है ना, कहीं पे भी जाते हैं तो टेबल पे ही वाटर बॉटल पड़ी होती है, मिनरल वाटर बॉटल। तो कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या 24/7 जो होता है वहां पे आपको वाटर बॉटल्स जो मिलेंगी वो बिस्लरी की या एक्वाफिना की नहीं मिलेंगी, वो पता नहीं और से अलग अलग से ब्रांड्स होते हैं, उनकी वाटर बॉटल्स मिलेंगी। और वो वाटर बॉटल्स थोड़ी सी फैंसी होती हैं दिखने में। जैसे बिस्लरी की तो बिल्कुल सिंपल सी एक बॉटल होती है, एक्वाफिना की भी सिंपल सी एक बॉटल होती है। उन ब्रांड्स की बॉटल थोड़ी सी फैंसी लगेगी आपको देखने में, है पानी ही, नॉर्मल मिनरल वाटर है, वही जो वाटर उसमें है बिस्लरी में, लेकिन दिखने में बॉटल फैंसी है। और वही बॉटल क्योंकि वो फैंसी है दिखने में, उसको वो 20 रुपए का नहीं बेचते, 80 रुपए का बेचते हैं, 90 रुपए का बेचते हैं। आप प्राइसेस पे नहीं जीत पाओगे। आपने क्या बदला? अपनी पैकेजिंग बदली, अपनी ब्रांडिंग बदली, अपनी ब्रांडिंग को सुप्रीम प्रीमियम ब्रांडिंग बनाया आपने। ऐसे ही कई बॉटल्स आती है, जैसे एक एक्वा करके है ब्रांड वाटर का ही। अब एक्वा की बॉटल, पानी की उतनी बॉटल जितनी बिस्लरी की 20 रुपए की आती है, एक्वा की 250 रुपए की बॉटल आती है। बस उसमें ये बोलते हैं कि इसमें हमने एडेड मिनरल्स ऐड कर रखे हैं। कौन देख रहा है भाई? पानी पीना है, प्यास लग रही है, ठीक है, पानी के अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक आदमी को जब प्यास लग रही होती है तो वो ये सब सोचता है। यार आपको मेरे को जब गर्मी में से आते हैं, प्यास लगती है, तो हम ये थोड़ा सोचते हैं यार इसमें कौन सा मिनरल है कौन सा नहीं है, भाई पानी पिला दो। मेरी बात समझ आई? लेकिन उन्होंने एक ब्रांडिंग क्या करी, फैंसी बॉटल्स, पैकेजिंग अच्छा कर दिया, ब्रांडिंग अच्छी कर दी, और उसके अंदर मार्केटिंग कर दी कि भाई एडेड मिनरल्स हैं जो कि नॉर्मल पानी में आपको नहीं मिलेंगे, और उस दम पे 250 रुपए की बॉटल बेच रहे हैं, वही जो 20 रुपए की बॉटल है। तो कहने का मतलब है, बड़े ब्रांड्स होने के बावजूद भी तरीके होते हैं मार्केटिंग के। बस ये है कि जिस ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं उसी ग्राउंड पे अगर आप खेलोगे तो नहीं जीत पाओगे। अब जिस ग्राउंड पे विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, उसी ग्राउंड पे अगर मैं जाके बॉलिंग करने बैठ जाऊंगा तो भैया पिटूंगा ही, ठीक है। हाँ, जिस ग्राउंड पे एक छोटा बच्चा बैटिंग कर रहा है, वहां पे जाके बॉलिंग करूंगा तो शायद हरा दूंगा उसको। समझ आया ना? तो उस तरीके से मार्केटिंग में आपको फिर अलग अलग टेक्निक्स अपनानी पड़ती है। एनीवे, यहां तक बेटा हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी ये केस स्टडी। अब आगे रिवाइज हो गई, अच्छे से याद आ गई सारी बातें। मैं क्लास में आऊं तो आपको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से बैठे रहा करो। चलो सुनो, अब यार एक और डायरेक्टर ने सवाल उठाया कि सर सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहते हो, 2 ब्रांड्स ऑलरेडी हैं, उसके बीच में आप कैसे कॉम्पीट करोगे? सारी बातें हमें क्लियर हो गई, बढ़िया है, कर लेंगे। अब ये बताओ सर, पैसा कहां से आएगा? क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड करना है, सब कुछ सही है, ठीक है, पैसा तो लगेगा ना उसके लिए, तो पैसा कहां से आएगा? तो सीईओ ने जवाब दिया इसका कि सर देखो, हमको अपना फूड बिजनेस ऑपरेट करते करते 10 साल हो गए, और फूड बिजनेस जो है हमारा अप एंड रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारे फूड बिजनेस का P&L है, एग्जांपल के लिए उसमें प्रॉफिट शो कर रहा है 50 करोड़ का। तो सीईओ ने जवाब दिया, भाई फूड बिजनेस के P&L में 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को यूज कर लेंगे नए बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। सिंपल भाषा में बोलूं तो सीईओ ने कहा, एग्जिस्टिंग बिजनेस का पैसा नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लगा दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बात समझ आई? जैसे ये बात सीईओ कहता है, उसी टाइम सवाल आता है और डायरेक्टर्स का। और डायरेक्टर से एक सवाल पूछते हैं, सर अगर आप ये कहते हो ना कि एग्जिस्टिंग बिजनेस का पैसा मैं नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए लगा दूंगा, तो सर ये बताओ, आपने इन लोगों का नाम सुना? विजय माल्या, सुभिक्षा, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, पुराना ब्रांड है। वीडियोकॉन, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं जो आपके स्टडी मैट में भी हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स इस बारे में हैं कि बेटा ये सभी वो बड़े बड़े ब्रांड्स या लोगों के नाम हैं जिन्होंने जीरो से, स्क्रैच से, किसी सपोर्ट के बिना अपने बिजनेस को यहां से यहां पहुंचाया, और सिर्फ इस कारण कि उनको भी एक्सपेंशन की चुल लगी, और एक्सपेंशन करने के लिए एग्जिस्टिंग चलते चलाए बिजनेस का पैसा उन्होंने एक नए बिजनेस को चलाने के लिए लगाया, और नया डूब गया और पुराने को भी लेके डूब गया।
इन सबकी कहानी ये है, और ये तो 3 एग्जांपल्स है, कई ब्रांड्स की, कई बिजनेसेस की यही सेम कहानी है। अब एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके ऐसा क्या। बेटा विजय माल्या साहब का तो नाम सबने सुना होगा, ठीक है, किंगफिशर के मालिक। ये इनका जो अभी हाल हुआ है वो इनका स्टार्टिंग से नहीं था हाल। सबसे पहले इंडिया में इन्होंने बिजनेस क्या स्टार्ट किया था, शराब का, ठीक है, जो किंगफिशर बियर्स वगैरह अल्कोहल आती है उसका धंधा इन्होंने स्टार्ट किया था। इनफैक्ट इंडिया में, अब ये अच्छी बात है बुरी बात है मैं उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो इन्होंने बिजनेस किया मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। भारत में सबसे पहला जो क्लब या पब जिसको बोलते हैं पार्टी करने के लिए, डिस्को, वो सबसे पहला पब माल्या साहब ने खोला था किंगफिशर के नाम से ही बैंगलोर में, ठीक है। तो ये जो ये वाला जो कल्चर है पब्स वाला, पार्टीज वाला, या फिर ये जो बियर्स वगैरह है, ये सबसे पहले भारत में ये लेके आए थे, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया में किंगफिशर ब्रूरी स्टार्ट करी। अब बेटा शराब का बिजनेस ऐसा है कि हमेशा चलेगा। अब लोग खुशी में भी जाएंगे, गम में भी जाएंगे। जब कोविड आया था तो भारत की इकोनॉमी संभालने भी सारे शराबी पहुंचे थे, ठेकों के बाहर लाइनें लग गई थी जैसे लॉकडाउन खुला था। तो इन्होंने एक शराब का बिजनेस खोला, भयंकर चला, प्रॉफिटेबल पे प्रॉफिटेबल, कोई जिसका कहते हैं अंत नहीं था, इतना प्रॉफिट इन्होंने बनाया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इस आदमी में दिमाग इतना था कि भारत सरकार जो टैक्स का कानून बनाती थी, आप जब आगे अपने इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे जाके टैक्सेशन पढ़ेंगे ना, आप उसमें देखेंगे हमारे भारत का जो टैक्स का कानून है बेटा, अगर हमारे टैक्स के कानून में 100 प्रोविजंस बने हुए हैं ना, तो उसमें से 80 प्रोविजंस 2 लोगों की देन है, धीरू भाई अंबानी, माल्या साहब। मतलब ऐसे कैसे बेटे, सरकार कानून बनाती थी कि ऐसे ऐसे करके टैक्स देना है, ऐसे ऐसे करोगे तो टैक्स की चोरी मानी जाएगी, ठीक है। इसी कानून के अंदर गलतियां ढूंढ लेते थे ये दोनों, धीरू भाई अंबानी अपने रिलायंस के लिए, माल्या साहब अपनी कंपनी के लिए गलतियां ढूंढ लेते थे, और उन गलतियों के सहारे से कानून के दायरे से ही बाहर निकल जाते थे। तो ना तो टैक्स देते थे और ना सरकार कुछ कह पाती थी, क्योंकि उनके खुद के कानून में गलती होती थी। तो अगले साल सरकार उन गलतियों को ठीक करती थी, वापस से कानून में बदलाव लेके आती थी, नए प्रोविजंस लेके आती थी, ये फिर कोई और गलती ढूंढ लेते थे दोनों। इतना दिमाग इन दोनों में। तो हमारे कानून में 100 प्रोविजंस है तो 80 इन दोनों की देना है। तो इतना प्रॉफिट और इतना दिमाग कि कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था इनको, और वो भी लीगली, ऐसा नहीं कि चोरी कर रहे हैं। सबको बात समझ में आई? बढ़िया ये बिजनेस चल रहा था। फिर इनके मन में आया भाई मेरे को एयरलाइंस के धंधे में जाना है, सीधा ब्रूरी से, शराब के धंधे से मेरे को अब एयरलाइंस का बिजनेस शुरू करना है। अच्छा, भारत में ना एयरलाइंस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस रहा है जो कि कभी प्रॉफिटेबल नहीं चला है। बड़े से बड़े ब्रांड्स आए हैं, वो लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं चला पाए हैं। अभी इंडिया में एक ब्रांड है जो कि काफी लंबे समय से प्रॉफिटेबल चल रहा है, इंडिगो एयरलाइंस। अब वो एयरलाइंस जैसी मर्जी हो, अच्छी लगती है किसी को, बुरी लगती है, वो अलग बात है, लेकिन द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। लेकिन उस समय जब कोई ब्रांड प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता था, इन्होंने एयरलाइंस के बिजनेस में एंटर किया। किंगफिशर एयरलाइंस आई, ठीक है। और स्टार्टिंग में किंगफिशर एयरलाइंस आई बेटा डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंडिया में। और इन्होंने पहली बार भारत में एयरलाइंस का बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट करके दिखा दिया इसके अंदर। इससे पहले इंडिया में एयरलाइंस के धंधे में किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ था, इन्होंने करके दिखा दिया था प्रॉफिट। मतलब एयरलाइंस का बिजनेस भी चल निकला, बहुत बढ़िया। अभी तक तो इनके ग्रोथ ऊपर के ऊपर जाता जा रहा है। और यहां से पता चल रहा है आदमी में दिमाग भी बहुत है, बिजनेस सेंस भी बहुत तगड़ी बिजनेस सेंस है, कि जिस पहले तो रिस्क टेकिंग पावर, कि ऐसे धंधे के अंदर घुसना जिसमें आज तक कोई प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। बड़े से बड़ा ब्रांड एयर इंडिया, टाटास का ब्रांड, वो तक प्रॉफिटेबल नहीं था, उस टाइम पे ये एंटर करे थे और प्रॉफिटेबल बना के दिखाया, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर इनके मन में चुल आई कि भाई अब मेरे को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरलाइन स्पेस में जाना है। मतलब अभी तक तो मैं इंडिया में फ्लाइट चलाता था, अब मेरे को फॉरेन फ्लाइट्स रन करनी है अपनी ब्रांड से। यहां से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब इनको इंटरनेशनल जाना था तो बेटा एयर स्पेस का ना लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अभी तक ये डोमेस्टिक एयरलाइंस में थे, तो जो इनके पास कमर्शियल लाइसेंस था वो इंडिया के एयर स्पेस का था। अब इनको इंटरनेशनल जाना है, लंदन वगैरह की फ्लाइट्स रन करनी है,
तो इनको इंटरनेशनल एयर स्पेस का लाइसेंस चाहिए था। उस लाइसेंस को मिलने में लग रही थी देरी, टाइम लग रहा था उसमें। लेकिन इनको चढ़ चुका था फितूर कि भाई मेरे को तो अभी करना है स्टार्ट ये। तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी हुआ करती थी बेटा, डेक्कन एयरलाइंस, शायद नाम सुना हो। अगर डेक्कन एयरलाइंस का नाम नहीं सुना तो एक आईपीएल की याद है, स्टार्टिंग जब आईपीएल लॉन्च हुआ था उस टाइम पे स्टार्टिंग के 1-2 सीजन एक टीम रही थी डेक्कन चार्जर्स। आईपीएल देखते हो कभी? वैसे मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, देखते हो फिर भी ठीक है। लेकिन जब आईपीएल बेटा बिल्कुल इनिशियल सीजन थे इसके, 2007, 2008, 2009 वो वाले जब सीजन थे इसके, तो उस टाइम पे इनिशियल सीजन्स में एक टीम हुआ करती थी डेक्कन चार्जर्स, राहुल द्रविड़ वगैरह उसी टीम में हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। वो डेक्कन चार्जर्स टीम इसी कंपनी की थी, डेक्कन एयरलाइंस की, ठीक है। तो मतलब बड़ी कंपनी थी, तो इनकी आईपीएल की टीम भी थी इस कंपनी की, बात समझ आई। ये कंपनी लॉसेस में थी, लेकिन इस कंपनी के पास इंटरनेशनल एयरस्पेस का लाइसेंस था, ये इंटरनेशनल कंपनी थी। माल्या साहब ने, क्योंकि उनको अपनी एयरलाइंस के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस मिलने में टाइम लग रहा था, इन्होंने ये वाली कंपनी खरीद ली, ये सोच के कि ये कंपनी मेरी तो इसका लाइसेंस भी मेरा। ऑफिशियल्स लाइसेंस देने में टाइम लगा रहे हैं, मैं 2 दिन के अंदर कंपनी खरीद लूंगा, उसका लाइसेंस मेरे पास आ जाएगा, तीसरे दिन से धंधा स्टार्ट। समझ में आया? मतलब इतना फितूर था इनको इंटरनेशनल एयरस्पेस में जाने का कि एक लॉस मेकिंग कंपनी खरीद ली, ठीक है। अब लॉस मेकिंग जब कंपनी खरीदी, तो इस कंपनी को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए था, वो पैसा कहां से निकाला इन्होंने? डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो बिजनेस था, डोमेस्टिक एयरलाइंस का बिजनेस का पैसा इन्होंने इस डेक्कन एयरलाइंस को खरीदने के लिए लगा दिया, और थोड़ा पैसा जो किंगफिशर ब्रूरी से इतना प्रॉफिट आ रहा था, थोड़ा सा पैसा यहां से भी निकाल लिया। सबको बात समझ में आ गई? और जब डेक्कन एयरलाइंस खरीदी तो इनकी जो आईपीएल की टीम थी डेक्कन चार्जर्स, वो भी इन्हीं की हो गई, और फिर उसको मर्ज कर दिया गया आरसीबी के अंदर, जो बैंगलोर की टीम है, माल्या टीम उसकी, तो उसके अंदर फिर इसको मर्ज कर दिया गया था। यहां तक की बात समझ आई? तो उसके लिए पैसा कहां से निकाला? एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से, शराब के बिजनेस में से और डोमेस्टिक एयरलाइंस के बिजनेस में पैसा निकाल के उसको खरीद लिया, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ये इंटरनेशनल एयरस्पेस में चले गए। जितना बढ़िया इनकी एयरलाइंस इंडिया में चली, उतनी ही घटिया इनकी एयरलाइंस इंटरनेशनली चली। सर कारण? भाई आप इंडिया में भी तो एयरलाइंस चला ही रहे थे ना, वहां पे प्लेन थोड़ा ना खराब हो जाएगा आपके इंटरनेशनल एयरस्पेस में जाके, तो वहां पे बिजनेस क्यों नहीं चल पाया? उसका कारण सुनिए बेटा। जब ये डोमेस्टिक एयरलाइंस में रन कर रहे थे, तो इनका कंपटीशन किससे था? एयर इंडिया, जेट एयरवेज, इंडिगो उस टाइम पे था नहीं, गो एयर उस टाइम पे था नहीं, तो ये नॉर्मल से ब्रांड्स, जेट एयरवेज वगैरह, इनसे इनका कंपटीशन था, ठीक है। इनसे कंपटीशन में जो किंगफिशर एयरलाइंस के प्लेन्स थे, वो लग्जरी प्लेन्स माने जाते थे, एक प्रीमियम प्लेन्स, प्रीमियम एयरलाइंस ये मानी जाती थी। इनफैक्ट उस टाइम पे कोई बंदा अगर किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करके आता था ना, तो वो जो हैंडबैग वगैरह पे, ट्रॉलीज वगैरह पे वो जो स्टिकर लगाते हैं फ्लाइट का, जान के लोग उसको नहीं उतारते थे कि सब देखेंगे तो ये स्टेटस का सिंबल है कि हम किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करके आए हैं। मतलब ऐसा एक ऑरा था इस ब्रांड का। इस वजह से, क्योंकि आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के बाकी ब्रांड्स में प्रीमियम दिखते हो, लग्जरी दिखते हो, तो आप उसके बदले एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पा रहे थे। जहां बाकी एयरलाइंस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए 10,000 की टिकट रखती थी, ये रखते थे 20,000 की टिकट, 22,000 की टिकट, डबल, उससे भी ऊपर, और लोग पे करते थे। भाई आज की तारीख में 30,000 का भी फोन आ जाता है, 20,000 का भी फोन आ जाता है, 10,000 का भी फोन आ जाता है, ठीक ठाक फोन, सभी फीचर्स, 20,000, 25,000 के मेरे ख्याल से फोन में बढ़िया फीचर्स आ जाते हैं, फिर भी लोग आईफोन खरीदते हैं। आईफोन का मेन फीचर सिक्योरिटी होता है, जो कि आधी जनता को मालूम भी नहीं होता है। आधी जनता आईफोन किस लिए खरीदती है? कि भाई लोगों दिखेगा, स्टेटस बनेगा, देखो जी मेरे पास 1 लाख का फोन है, जबकि पैसे मैं कमाता नहीं 40,000 भी, वो एक अलग बात है। ऐसे बहुत लोग दिखेंगे आपको कि फोन होगा बहुत महंगा महंगा, पैसे एक्चुअली में नहीं कमाते, ईएमआई पे खरीद लाते हैं, और फिर ईएमआई भरी नहीं जाती, वापस करना पड़ता है फोन। बहुत लोग हैं ऐसे। एनीवे, छोड़ो उस बात को। तो अब जब एप्पल का फोन इतना महंगा लोग खरीद लाते हैं, तो इसमें भी लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि प्रीमियम है, लग्जरी है। तो इस वजह से, क्योंकि ये लोग प्रीमियम के नाम पे प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते थे, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते थे, तो आप प्रॉफिटेबल थे। सबको बात समझ में आई? लेकिन जैसे ही ये सब कहां हो रहा था? डोमेस्टिक एयरलाइंस में। लेकिन जैसे ये इंटरनेशनल एयर स्पेस में पहुंचे,
वहां इनका कंपटीशन किससे हुआ? लुफ्तांजा, ब्रिटिश एयरवेज, श्रीलंकन एयरवेज। बेटा ये एयरलाइंस के मैंने वो नाम लिए हैं, लग्जरी में इनका मुकाबला नहीं है। एतिहाद एयरवेज और लुफ्तांजा पूरे वर्ल्ड में, यूएस की एयरलाइंस तक इनका मुकाबला नहीं कर पाती हैं इन लग्जरी, लुफ्तांजा का और एतिहाद एयरवेज का। तो ये तो अल्टीमेट लग्जरी ब्रांड्स हैं, प्रीमियम ब्रांड्स हैं। जैसे ही किंगफिशर इंटरनेशनल एयर स्पेस में पहुंचा तो इनका कंपटीशन इससे हो गया। अब इन ब्रांड्स के सामने किंगफिशर लग्जरी छोड़ो, ये तो नॉर्मल ब्रांड भी नहीं दिखता था, ये तो बिल्कुल ही गिरा हुआ प्लेन दिखता था, गिरा हुआ ब्रांड दिखता था, क्योंकि ये तो नेक्स्ट लेवल की लग्जरी देते थे। सबको बात समझ में आई? अच्छे से क्लियर? और जब आप ऐसे ब्रांड्स के बीच में गए जहां पे आप लग्जरी नहीं दिख पा रहे हो, तो फिर आप प्रीमियम प्राइस नहीं चार्ज कर पा रहे। जो प्राइस लुफ्तांजा चार्ज कर पा रहा है, जो प्राइस एतिहाद चार्ज कर पा रहा है, आपको उसका 50% प्राइस चार्ज करना पड़ रहा है लोगों की बुकिंग लाने के लिए। और दूसरी बात है बेटा, डोमेस्टिक अगर कहीं जाना है, फ्लाइट्स कितनी देर की होती हैं? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। डोमेस्टिक फ्लाइट इससे ज्यादा देर की नहीं होती हैं। लेकिन किसी बंदे को यहां से लंदन जाना है, यूएस जाना है, ये तो 24-24 घंटे की फ्लाइट्स हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा कंफर्ट भी देखता है कि मेरे को कंफर्ट चाहिए। सबको बात समझ आई? तो आपके प्लेन्स में कंफर्ट नहीं, इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लग्जरी आप हो नहीं, बहुत कम पैसे आपको चार्ज करने पड़ रहे हैं। जब सेलिंग प्राइस कम होगी, खर्चा आपका उतना का उतना, तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। और वो प्रॉफिट इतना कम हुआ कि वो लॉस आ गया। सबको बात समझ में आई? तो डोमेस्टिकली आप ब्रांड दिखते थे, प्रीमियम दिखते थे, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते थे, आप प्रॉफिटेबल थे। इंटरनेशनल जाते ही आपका कंपटीशन बदल गया, तो आप प्रीमियम नहीं दिख पा रहे हो, तो प्रीमियम प्राइस नहीं चार्ज कर पा रहे हो, तो लॉस में आ गए। अब इंटरनेशनल एयर स्पेस का बिजनेस गया लॉस में, डोमेस्टिक भी नहीं चला पाए। क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि उसका पैसा तो इंटरनेशनल एयर स्पेस के लिए लगा दिया था, डेक्कन एयरलाइंस को खरीदने के लिए, वो डूब गया। इसको चलाने के लिए पैसा नहीं बचा, ये भी डूब गया। और ये इतना डूबा, इतना नुकसान हुआ कि अल्टीमेटली इस नुकसान की भरपाई करने के लिए इनको अपनी किंगफिशर ब्रांड भी बेचनी पड़ गई। आज की तारीख में भारत में जो किंगफिशर ब्रांड है वो माल्या साहब की नहीं है, वो नाम उसका किंगफिशर ही रखा हुआ है क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है, इंडिया में लोग जानते हैं उसको। एक्चुअली में किंगफिशर एक इटालियन ब्रांड है, डियाजियो, ये खरीद चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, 7-8 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो डियाजियो ब्रांड को इनको अपने किंगफिशर ब्रूरी भी बेचनी पड़ गई, ये ब्रांड भी बेचना पड़ गया उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। सबको बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली, और बड़े कारण, सिर्फ ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक कारण रहा होगा, बहुत कारण होते हैं एक बिजनेस के डाउनफॉल में, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस का पैसा एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया, वो तो डूबा ही, पहले वाले को भी लेके डूब गया क्योंकि उसको चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। समझ आया? बेटा सेम कहानी सुभिक्षा ब्रांड की है। अब सुभिक्षा क्या ब्रांड था? जैसे आज के टाइम पे ये सब नहीं है, बिग बाजार, जो भी ये ग्रो, अब ब्लिंकिट तो चलो ऑनलाइन में हो गया, लेकिन बिग बाजार जैसे ब्रांड्स जहां पे जाके घर की ग्रोसरीज वगैरह की शॉपिंग होती है, तो भारत में इस तरीके का ब्रांड सबसे पहला जो आया था वो सुभिक्षा आया था। ये अर्ली 2000s की बात है, तब आया था ये ब्रांड। तो इंडिया में एक तरह से, नहीं तो नॉर्मली आज की तारीख में भी, हम तो अभी गुड़गांव में हैं, दिल्ली में हैं, अगर आप आज भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में चले जाओ, गांव वगैरह में चले जाओ, क्या वहां आपको लगता है वहां पे ब्लिंकिट से लोग सब्जियां मंगवाते होंगे, घर का राशन मंगवाते होंगे? बहुत कम लोग, कि बाहर चक्कर नहीं लग पा रहा है, चलो तो मंगवा लिया तो मंगवा लिया। सब्जी ऑनलाइन मंगवाते होंगे? नहीं, लोग अल्टीमेटली जाते हैं बाहर, जहां पे रेडिया लगी होती है वहां पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहां से वेजिटेबल्स खरीदते हैं। मैं एक्चुअली में गुड़गांव से नहीं हूं, पानीपत जगह का नाम सुना हुआ है, मैं वहां से हूं, तो मेरी मम्मी आज भी वहीं पे जाती है। मैं मम्मी को बोलता हूं मम्मी ऑनलाइन आ जाएगा सामान, ऑनलाइन कुछ नहीं आता, बेकार होता है ऑनलाइन का सामान। वो जाएंगी वहां पे, वहीं पे जाके शॉपिंग करेंगी, वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने के लिए, राशन लेने के लिए। तो ये वाला कल्चर सबसे पहले कि ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर बनेंगे बड़े बड़े, जहां पे आके लोग शॉपिंग करेंगे, बिग बाजार जैसे, वो सबसे पहले कौन लाया था? सुभिक्षा। अच्छा चला, क्योंकि सुभिक्षा ने स्टार्टिंग में अपने आउटलेट्स कहां खोले? जितनी भी टीयर 1 सिटीज हैं, बेटा ये सारी बातें समझ पा रहे हो ना? जितनी भी टीयर 1 सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, इस तरीके की जगहों पे इन्होंने अपने आउटलेट्स खोले। बहुत बढ़िया चले। क्यों चले इन जगहों पे आउटलेट्स? क्योंकि बेटा एक सिंपल सी बात, चलो गुड़गांव के हिसाब से बात सोचते हैं, गुड़गांव में मैक्सिमम जो जनता है वो कौन सी जनता है? जो कॉर्पोरेट्स में, एमएनसीज में कहीं ना कहीं जॉब करती है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं गुड़गांव में बिजनेस वाले लोग नहीं हैं कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो कम है जिनके अपने बिजनेसेस हैं। ज्यादातर लोग, जितना डेमोग्राफिक गुड़गांव का है वो कॉर्पोरेट्स पे चल रहा है, जो इतने एमएनसीज वगैरह कॉर्पोरेट्स वगैरह गुड़गांव के अंदर है। और बल्कि गुड़गांव दिल्ली में मैक्सिमम जनता गुड़गांव दिल्ली की है ही नहीं, बाहर से ज्यादा आई हुई है। ठीक है, मैं उसको गलत सही में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है यहां पे। सबको बात समझ में आई? अब इस वजह से ना जितने भी ऐसे ब्रांड्स होते हैं, ऑनलाइन ब्रांड्स या इस तरीके से बड़े बड़े शोरूम्स टाइप के ब्रांड्स की सब्जी भी वहीं से मिल रही है, ये ब्रांड्स ज्यादा चल पाते हैं। क्यों? एक बड़ी सिंपल सी बात है यार, जिस बंदे को सुबह 9:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है, अब चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो नौकरी कर रहा है, और उसको घर वापस आएगा वो 8-9 बजे जॉब से, उसके पास कहां टाइम है रोज की रोज जाके बाहर से वेजिटेबल्स खरीदने का, ये सब शॉपिंग करने का? नहीं है उसके पास टाइम। उसके पास छुट्टी का एक दिन है संडे, जिस दिन वो आराम करना चाहता है, क्योंकि पूरे हफ्ते उसने काम किया है। मेरी बात समझ में? और गुड़गांव में इतनी फैमिलीज हैं जिसमें सभी वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, 2 लोग होते हैं, वो दोनों ही वर्किंग होते हैं, मम्मी पापा भी वर्किंग होते हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो लोग क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, यहां ऐसी जगहों से मंगवा लेते हैं, महंगा मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको बात समझ में आई? लेकिन यही चीजें अगर आप टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में चले जाओ, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, पंजाब की साइड पे लुधियाना, पटियाला वगैरह, इस साइड पे जम्मू में, इन जगहों पे बेटा छोटी जगहें हैं, यहां पे लोग बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, लेकिन यहां पे ना टाइम ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं ऐसा है, आप अभी गुड़गांव में हो ना, सभी गुड़गांव से ही हो, किसी का कोई कहीं पे गांव, कहीं पे कहीं और घर कुछ है, अगर है कभी आप जाते होंगे या कभी भी आप ऐसे किसी और के घर कभी ऐसे विजिट करेंगे, तो आप एक बात नोटिस करिएगा, गुड़गांव में हम रहते हैं, सुबह दिन शुरू होता है, पता नहीं चलता कब दिन खत्म हो जाता है, और ऐसे लगता है यार अभी तो इतने सारे काम पेंडिंग थे आज के, चलो अब कल होंगे। और यही चीज आप छोटे शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, अपने छोटे शहर में चले जाओ, उधर चले जाओ, सुबह 10 बजे 11 बजे के बाद से 6 बजे तक आप सारे काम भी निपटा लोगे, और उसके बाद भी लगेगा भाई सारे काम निपट गए, इतना टाइम अभी भी और बचा है। जिसको कहते हैं ना जिंदगी बड़ी स्लो होती है वहां पे। ठीक है, हमारे इन शहरों में जिंदगी बहुत फास्ट होती है, उन शहरों में जिंदगी काफी स्लो होती है, तो लोगों के पास टाइम बहुत होता है। टाइम होता है तो वो लोग इन चीजों को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम है, मैं बाहर जाके लेके जा सकता हूं चीजें। ये बातें समझ आ रही हैं आपको? बेटा सुभिक्षा ने टीयर 1 सिटीज में खोला, चल गया ब्रांड, लेकिन फिर इन्होंने टीयर 1 सिटी से जितना पैसा कमाया, उन सारे पैसों से इन्होंने कहा अब हमें पैन इंडिया ब्रांड बनाना है, पूरे भारत में अपना ब्रांड बनाना है। और पूरे भारत में अपना ब्रांड बनाने के लिए इन्होंने कहा अभी तक हम टीयर 1 सिटीज में हैं, अब सारी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी हम अपने आउटलेट्स खोलेंगे। डूब गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सारी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज गांव तक में इन्होंने अपने आउटलेट खोल दिए। जो उस आउटलेट की जगहें थी वो सारी किरायों पे थी, तो रेंट, अब आप सोचो कि आप एक साथ करनाल, चंडीगढ़, जम्मू, लुधियाना, पटियाला, इधर से इधर की बेल्ट, यूपी के गांव, यूपी के शहर, बिहार के शहर, आप हर जगह पे अपना आउटलेट खोल के बैठ जाओ, तो आप सोचो किराया कितना हैवी होगा आपका। ठीक है, और वो सारा किराया कहां से निकालना है? टीयर 1 सिटीज के आउटलेट से जो प्रॉफिट आ रहा है वहां से निकालोगे किराया। ठीक है, तो टीयर 1 सिटीज के आउटलेट से जो प्रॉफिट आ रहा था, वो प्रॉफिट जा रहा था टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के आउटलेट के किरायों को भरने में, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के आउटलेट से प्रॉफिट आया नहीं, लॉस आ गया, क्योंकि यहां पे लोग शॉपिंग करने जा नहीं रहे थे। सबको समझ आ गया? तो इधर का पैसा रेंट में निकल गया, इधर लॉस आ गया, इस लॉस की भरपाई के लिए कुछ बचा नहीं, इधर का तो सारा प्रॉफिट वैसे ही आप खत्म कर चुके हो, तो ब्रांड ही खत्म हो गया, आज आपने नाम भी नहीं सुना इसका। सबको बात समझ में आई? अच्छे से क्लियर? वीडियोकॉन, बेटा ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, अपूर्वा, नितिन, आप दोनों को बात समझ आ रही है सारी? बता दो फटाफट। ठीक है नितिन, ठीक है अपूर्वा। अब वीडियोकॉन की जरा बात करते हैं। वीडियोकॉन का तो नाम सुना होगा। अब बेटा वीडियोकॉन एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवीज, ये सब चीजें इस ब्रांड की आया करती थी। आज के टाइम पे सैमसंग, एलजी, इनका बड़ा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन उस टाइम पे सैमसंग और एलजी का बिल्कुल इतना नाम नहीं हुआ करता था, बल्कि ये सेकंड ब्रांड माने जाते थे, सेकेंडरी ब्रांड माने जाते थे।
प्रीमियम ब्रांड माना जाता था वीडियोकॉन उस टाइम पे। ठीक है, एक वीडियोकॉन, एक और ब्रांड हुआ करता था केल्विनेटर, शायद सुनाओ, नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। 3 ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, वीडियोकॉन, केल्विनेटर और एक डेबू करके ब्रांड हुआ करता था। तो ये 3 ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और उसमें सबसे बड़ा ब्रांड वीडियोकॉन हुआ करता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मार्केट में छाया हुआ था ये। ठीक है, फिर वीडियोकॉन के मन में आया कि अब इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस से हमें एक्सपैंड करना है और हम एक्सपैंड करेंगे रियल एस्टेट के बिजनेस में। बिल्डर बनेंगे, जमीनें खरीदेंगे बड़ी बड़ी, उसमें जो पूरी पूरी जैसे गुड़गांव में सोसाइटीज हैं कि पूरी पूरी सोसाइटीज बनाएंगे, टाउनशिप्स बनाएंगे कि उसके अंदर बड़े सारे टावर्स, फिर उन टावर्स में बड़े सारे फ्लैट्स और वो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बेचेंगे। तो इस रियल एस्टेट के धंधे में इन्होंने घुसने का सोचा। पहली गलती तो क्या करी? पहली गलती तो इन्होंने ये कर दी, जो पहला क्वेश्चन था कि फूड बिजनेस है, सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस ही क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि सप्लाई और सेल चेन एक ही है। इधर आप इलेक्ट्रॉनिक के धंधे में हो, आप एंटर करोगे रियल एस्टेट में, सप्लाई और सेल चेन ही अलग है, सब कुछ अलग है, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वीडियोकॉन का एक्सपीरियंस कुछ काम ही नहीं आएगा आपके। सबको बात समझ आई? चलो, अब रियल एस्टेट के धंधे में ये कब घुसे? अब दूसरी गलती, पहली गलती तो अलग ही धंधे में घुस गए, दूसरी गलती टाइमिंग। बेटे बहुत बारी ऐसा होता है, आप काम सही करते हो, आप सोचते सही हो, आप दिमाग सही लगाते हो, लेकिन वो टाइम सही नहीं होता। ठीक है, टाइमिंग में बेटा गलती क्या हुई इनसे? बेटा अब रियल एस्टेट का जो धंधा है ना, एक टाइम था 2008, 2009, 2010 तक, उस टाइम पे बेटा रियल एस्टेट के बिजनेस में ना एक बात कहते थे कि ये धंधा ऐसा है कि मिट्टी है, हाथ लगाओ सोना बनेगा। इतना पैसा था रियल एस्टेट धंधे में और लोगों ने बहुत भयंकर पैसा बनाया है। बड़े बड़े बिल्डरों ने तो बनाया ही बनाया है, नॉर्मल लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन के धंधे में जाके खूब पैसा बनाया उस टाइम पे। लेकिन 2010 खासकर कि 2012 के बाद भारत में ऐसे कुछ बदला, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो भी आपके उसमें केस स्टडी है कि ऐसा क्या हुआ था, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ऐसा हुआ कि रियल एस्टेट के धंधे में आया भयंकर स्लंप। एक बारी के लिए तो रियल एस्टेट का धंधा पूरे इस तरीके से, जिसको कहते हैं ना पत्तों का एक महल है और पूरा ही ढह गया, इस तरीके से रियल एस्टेट का धंधा एक बारी के लिए तो डूबा था। उसके बाद 2017-18 के बाद थोड़ा सा रियल एस्टेट का धंधा वापस से ऊपर आना शुरू हुआ, लेकिन आज भी रियल एस्टेट के धंधे में वो वाली बात नहीं है जो उस टाइम पे हुआ करती थी। ये बात समझ आई? ये रियल एस्टेट के धंधे में एंटर करने का कब सोच रहे थे? 2012, एग्जैक्टली वो साल कि जिसके बाद डूबा था ये बिजनेस, ये सेक्टर ही डूब गया था उसके बाद। तो टाइमिंग भी गलत। अच्छा, अभी आपके मन में अगर ये आए सर ऐसा क्या हुआ था, और सिर्फ इंडिया में नहीं कह रहे हो आप, ऑल ओवर द ग्लोब कह रहे हो कि कुछ हुआ था कि रियल एस्टेट का पूरा ही बिजनेस डूब गया था। बेटे ये पूरी केस स्टडी आपके सिलेबस में है, लेकिन इस पहले चैप्टर में नहीं होगी, सेकंड चैप्टर होगा उसमें है वो, तो उधर डिस्कस करूंगा, ये भी आपके सिलेबस की बात है। एनीवे, तो रियल एस्टेट के धंधे में एंटर करने का सोचा 2012 में, टाइमिंग की दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती, अब सर रियल एस्टेट के धंधे में एंटर करना है, ये तो बहुत कैपिटल मांगता है बिजनेस, क्योंकि अगर आप सोसाइटीज बनाना चाहते हो तो आप सोचो आपको जगह कितनी चाहिए, बहुत बड़ी जमीन चाहिए आपको। उसके बाद उसमें आप बड़े बड़े टावर्स बनाओगे, फ्लैट्स बनाओगे, भयंकर खर्चा कंस्ट्रक्शन पे होगा, उससे भी ज्यादा खर्चा लैंड खरीदने पे होगा, तो खूब पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वीडियोकॉन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस का पहली बात तो जो प्रॉफिट था वो एज कैपिटल रियल एस्टेट के धंधे में लगा दिया। इस धंधे के लिए इतना पैसा चाहिए था कि वो भी कम पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एक लेडी है चंदा कोचर। कौन है ये लेडी? आईसीआईसीआई बैंक है, इसकी एमडी थी, अब नहीं है एमडी, इसकी एमडी थी चंदा कोचर का। भारत में इतना भयंकर तरीके से नाम था इन अ पॉजिटिव वे। ये लेडी एक ऐसी दुनिया में बैंकिंग बिजनेस, बेटा जो इंडिया का बैंकिंग बिजनेस है या फाइनेंस का बिजनेस है, अब चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बैंकिंग बिजनेस हो, ये थोड़ा नहीं, मैं ट्रूथ ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा मेल डोमिनेंट है। यहां पे ऐसा नहीं है फीमेल्स जाती नहीं है, लेकिन उनके लिए ना इतनी ज्यादा लोग अपॉर्चुनिटी जानबूझकर उनके लिए छोड़ते नहीं है, गिराने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली में है ऐसा इस वाले पर्टिकुलर डोमेन में। तो यहां पे मेल डोमिनेंट बिजनेस है ये, बैंकिंग का, फाइनेंस का, भारत में। ऐसे मेल डोमिनेंट एनवायरमेंट में इस लेडी ने
एज अ क्लर्क, सबसे लोएस्ट लेवल होता है बैंक में, एज अ क्लर्क स्टार्ट किया था इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बैंक की चेयरमैन बन गई थी अपने टैलेंट के दम पे। सबको बात समझ में? तो बहुत नाम हुआ था इनका भारत में। अच्छा, इनके हस्बैंड थे, तो वीडियोकॉन ने रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का तो प्रॉफिट लगा ही दिया। अच्छा, फिर भी कमी पड़ रही थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए चंदा कोचर के जो हस्बैंड थे उसको पार्टनर बना लिया। लेकिन पार्टनर बनाने की एक शर्त थी कि अपनी बीवी को कह के आईसीआईसीआई बैंक से जो कमी पड़ रही है ना रियल एस्टेट के धंधे के लिए, उसका लोन दिलवा। समझ आ गया? सर लोन तो वैसे ही मांग लेते बैंक से जाके, बैंक का तो बिजनेस है लोन देना, उसके लिए किसी के पति को पार्टनर बनाने की क्या जरूरत है बेटे? क्योंकि उस टाइम पर बैंक रियल एस्टेट के लिए लोन नहीं दे रहे थे। क्योंकि एक सिंपल सी बात है यार, तुम मान लो बैंक हो और मैं तुम्हारे पास लोन लेने आता हूं और तुम्हें पता है मेरा धंधा डूब रहा है, तुम मेरे को लोन दे दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे को लोन दे दोगे मेरा धंधा डूब जाएगा, लोन डूब जाएगा। तो इस वजह से बैंकों को मालूम था रियल एस्टेट का धंधा डूब रहा है, तो अगर हमने रियल एस्टेट वाले लोगों को पैसा दिया लोन पे तो धंधा डूब जाएगा, पैसा तो आएगा नहीं वापस। तो बैंक्स नॉर्मल तरीके से उस टाइम पे रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए लोन दे ही नहीं रहे थे। अब समझ में आया क्यों पार्टनर बनाया इसको? क्योंकि उसका पति है, बोलेगा लोन दिलवाएगा, और ऐसा हो गया, लोन दिलवा दिया। और बेटा जी इन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और होना क्या था, बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया, जमीनें खरीदी, वो बनाए, अपार्टमेंट्स बनाए, बिके ही नहीं। आधे अपार्टमेंट्स बीच में छोड़ दिए, आधी कंस्ट्रक्शन पूरी ही नहीं करी, और जो पूरी करी वो बिकी नहीं, और जो बिकी कि बेचनी थी 1 करोड़ में, खर्चा आया था 70 लाख का, बिकी 50 लाख में, 20 लाख के लॉस में बेचनी पड़ी आपको। सबको बात समझ आई? ये धंधा डूब गया। अच्छा, ये धंधा डूबा तो ये भी डूब गए, क्योंकि भैया इसको चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। और आज देखिए वीडियोकॉन कहां स्टैंड करता है, एलजी सैमसंग के सामने है। आज भी वीडियोकॉन ब्रांड है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन कहां स्टैंड करता है? इसकी कोई चीज खरीदते हैं लोग? नहीं, क्योंकि मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो डूबे डूबे। चंदा कोचर, इनको भी बैंक से निकाल दिया गया, एक चेयरमैन को भी बैंक से निकाल दिया कि तुमने लोन कैसे दे दिया, और इन पे केस चल रहा है। तो अभी केस चल रहा है, अब देखते क्या होता है। सबको बात समझ आई? आपने इनका देखा होगा, ये रियल एस्टेट की इन्होंने गुड़गांव में सोसाइटी, बाय द वे इन्होंने रियल एस्टेट गुड़गांव से स्टार्ट किया था। गुड़गांव में आपने ये गोल्फ कोर्स रोड के पास कुछ सोसाइटी सुनी है, धूत रेजिडेंसी, या तो इस नाम से देखी होंगी धूत रेजिडेंसी, या इसका नाम बदल के ना अब टाइम्स रेजिडेंसी कर दिया गया है। तो इस नाम से सोसाइटीज हैं उस तरफ गुड़गांव के ये गोल्फ कोर्स रोड के उस पार, या वर्ल्ड मार्क के पास इनकी सोसाइटीज हैं टाइम्स रेजिडेंसी करके। तो वो इन्होंने स्टार्ट करी थी। सबको बात समझ में आई? अच्छे से क्लियर? तो यहां पे भी बात वही हुई कि एग्जिस्टिंग, अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस का पैसा उठा के अगर आप नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाओगे और नया धंधा डूब गया तो एग्जिस्टिंग के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। सबको बात समझ में? अच्छे से क्लियर? ये सारे डाउट्स हमारे इस डायरेक्टर ने उठाए कि सर आप कह रहे हो फूड बिजनेस का पैसा सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लगा देंगे, कहीं हमारा भी नाम उनमें ही दर्ज ना हो जाए कि कुछ नहीं बचा। फिर कहानी क्लियर है? तो इसके लिए अब सीईओ ने जवाब दिया, सर देखो ऐसा है, एक काम करते हैं, फूड बिजनेस में 50 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको 60 करोड़ की जरूरत है एग्जाम्पल के लिए। तो एक काम करते हैं, फूड बिजनेस का सारा पैसा सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में नहीं लगाते, फूड बिजनेस से 20 करोड़ रुपया सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में लगा देते हैं, 30 करोड़ रुपया फूड बिजनेस के लिए ही रिटेन कर लेते हैं कि कल को सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस नहीं भी चला, वो डूब गया, खत्म हो गया, तो 20 करोड़ जाएंगे, एग्जिस्टिंग धंधे को चलाने के लिए 30 करोड़ बचेंगे हमारे पास। समझ आ गया? ये अपने लिए सेफ्टी मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन सर सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस के लिए तो 60 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ में तो नहीं चल पाएगा। तो यहां पे फिर एक काम करते हैं, एक बिजनेस 3 सोर्सेज से पैसा रेज करता है, या तो इक्विटी से कि अपने बिजनेस के शेयर्स लोगों को बेच दे और लोगों से पैसा उठा ले, या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके,
या डेट इशू करके। समझ आया? इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा। इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा, और मालिक हम ही हैं, तो हम जो ये 20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं ये तो इक्विटी का पैसा हो गया। बाकी जो 40 करोड़ की कमी है वो हम एग्जिस्टिंग बिजनेस से ना उठा के मार्केट से उठा लेंगे। इस तरीके से कुछ डेट से उठा लेंगे, कुछ लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके उठा लेंगे, और लोग पैसा दे देंगे क्योंकि हमारे फूड बिजनेस का ब्रांड है। बेटे आज टाटा कोई नया ब्रांड भी शुरू करे और उसके लिए जनता से पैसा मांगे, दे नहीं देगी जनता, क्योंकि टाटा का अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि उनकी किसी नए बिजनेस के लिए भी लोग पैसा दे देंगे उनको। सबको समझ में आया? अच्छे से क्लियर? तो इस तरीके से एक तरह से हमने क्या किया, फंडिंग में बैलेंस मेंटेन कर लिया कि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस का सारा पैसा भी नहीं लगाया और नया धंधा शुरू भी कर पाएंगे। एक रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा बिजनेस शुरू करने के लिए, और अगर ये डूब भी गया तो एग्जिस्टिंग चलाने के लिए पैसा भी बचेगा। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये एक प्लानिंग होती है, मैं बस इस बात से आपके मन में ये बात डालना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई प्लानिंग आपको सोचनी पड़ेगी। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है अच्छे से? चलो जी, जब ये सारी बातें हो गई कि कौन सा बिजनेस में एक्सपैंड करना है, कॉम्पीट कैसे करोगे, पैसा कहां से आएगा, सारी बातें हो गई, तो अब ऑपरेशनल बातें। अगले सीईओ ने सवाल किया, सर अब ये बताओ इस प्रोडक्ट को बनाने की मशीनें क्या लानी पड़ेंगी, क्या फैक्ट्री बनानी पड़ेगी? भाई ये सब भी तो करना ही पड़ेगा। एसेट्स कौन कौन से लाने पड़ेंगे, लेबर कौन सी हायर करनी पड़ेगी, कब से स्टार्ट करना है, ये सारी ऑपरेशनल बातें यहां पे चालू हुई। और इस सब के बाद डिसाइड हो गया कि चलो जी ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपैंड किया जाए। ये सारी केस स्टडी आपको समझ में आई? यहां पे क्या बातें चली? अच्छा एक बात बताओ, केस स्टडी खत्म हो गई है, यहां से मेरे को एक बात बताओ, पिछली क्लास से अभी तक ये पूरी केस स्टडी चली, आपको एक इंच भी कहीं पे ऐसा लगा कि मैं इकोनॉमिक्स की कोई किताबी बात कर रहा हूं? किताबी बात छोड़ो, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, नहीं लगा ऐसा? बिजनेस की बात कर रहा हूं, और कोई बुकिश बात तो नहीं करी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल बातें कि जो एक्चुअली में बिजनेस को चैलेंजेस आते हैं, ये बातें करी है। आइए अब आपके इकोनॉमिक्स का जरा सिलेबस देखते हैं इसके अंदर, ठीक है? बेटा सवाल आया था कि आपको कौन से बिजनेस के अंदर एक्सपैंड करना है? सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपैंड करना है। सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में आपको क्यों एक्सपैंड करना है? और उसके अकॉर्डिंग सवाल आया था कि आपको जब आप सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपैंड करोगे तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, उनसे कॉम्पीट कैसे करोगे? यह सवाल आया था। बेटे यह सवाल और कुछ नहीं है, आपके मार्केट्स का चैप्टर है। आपका जो मार्केट्स का चैप्टर है, शायद आपने नाम सुना होगा 11th 12th में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती हैं। अब क्या होता है ना, 11th 12th स्टैंडर्ड में जब ये पढ़ाया जाता है तो बस बता दिया जाता है बेटे ये होता है मोनोपोली, एक ही सेलर होता है, ये फलाना होता है, ये ढिमकाना होता है। एक्चुअली में प्रैक्टिकली मैं कैसे उस बिजनेस में जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, वो हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब आप देखो कि जब मैंने ये बातें करी यहां पे कि ऑलरेडी दो ब्रांड्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जाके आप कैसे कॉम्पीट करोगे? कहने का मतलब है मैं कौन सी मार्केट की बात कर रहा हूं, शायद मोनोपोली की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर सिंगल सेलर होता है। शायद मैं यहां पे परफेक्ट कंपटीशन की भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। शायद मैं यहां पे ओलिगोपोली की बात कर रहा हूं। आपने शायद किया नहीं होगा ओलिगोपोली, या किया है? एक मार्केट फॉर्म होती है, जैसे मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, वैसे एक मार्केट फॉर्म होती है ओलिगोपोली। उसमें थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं, 10-15 सेलर्स होते हैं। शायद ये वैसी मार्केट है, तो उसके अंदर जाके अब मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा? समझ में आया? सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ही क्यों कॉम्पीट करना है, ये चीजें भी सारी आपकी मार्केट्स के चैप्टर में आती हैं, जिसमें फिर ये सब चीजें आती हैं। शायद आपको याद हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, या लॉसेज होते हैं, याद है ये सारी चीजें? अब अगेन 11th 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ क्या बताया जाता था, बेटे नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है, सुपर नॉर्मल ये होता है। वो कब होता है, कैसे होता है, कौन से बिजनेस में होता है, वो चीजें यहां पे लिंक होंगी। तो बेटे जो मैंने ये दो सवाल बोले थे, ये और कुछ नहीं, आपका मार्केट्स का चैप्टर है। समझ आ रहा है? मेरा इन बातों को बताने का पर्पस ये है कि मैं बिजनेस की सेंस में आपको पूरा आपका सिलेबस लिंक करवाऊं, ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आए कि कर क्या रहे हैं हम यहां पे और उसका यूज केस क्या है। ये बात समझ में आई? जब उसके बाद मैंने यहां पे ये सवाल बोला कि सर पैसा कहां से आएगा, जब ये सवाल बोला कि पैसा कहां से आएगा, और उस पैसे को रेज करने के लिए
ये सब सोर्सेज होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, एक बैलेंस मेंटेन करता है, यहां से पैसा उठाएंगे, वहां से पैसा उठाएंगे, ये सारी बातें आपका चैप्टर डिस्कस करेगा। जो आपके मैक्रो के चैप्टर हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यहां से आपको भारत के नियम कानून मालूम पड़ेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में बिजनेस को इंपैक्ट पड़ता है फंडिंग रेज करने में और बिजनेस चलाने में। समझ आया? ऑब्वियसली आपने 11th 12th स्टैंडर्ड में फिस्कल पॉलिसी को कैसे पढ़ा होगा? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? टैक्सेशन पॉलिसी, जिसमें सरकार टैक्सेस को बढ़ाती है, घटाती है, जिससे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बढ़ती है, घटती है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे उसका ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा कि बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा सीआरआर, पढ़ाइए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, कुछ रेपो होता है, रिवर्स रेपो होता है, ऐसे ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, चिंता मत करो, नहीं भी याद है, यहां पे सब कराऊंगा मैं, लेकिन मैं बस इतना लिंक करवाना चाह रहा हूं कि उधर आपने बस पढ़ लिया होगा कि भैया इसको रेपो कहते हैं, कि जिस रेट पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। अब ये प्रैक्टिकली मेरे बिजनेस के लिए क्या मायने रखता है, मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा, मेरी फंडिंग पे क्या इंपैक्ट होगा इससे, वो सारी बातें इधर आएंगी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात करेंगे कि हो सकता है मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक बना के एक्सपोर्ट करनी है, अब कैसे करूं, फॉरेन करेंसी कहां से लाऊं, फॉरेन करेंसी के क्या रूल्स मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे एज अ बिजनेसमैन, वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। सबको समझ में आया? उसके बाद फिर बेटा जब यहां पे बात चली कि कौन सी मशीन लाओगे, कौन सी फैक्ट्री कब बनानी है, कौन कौन सा एसेट लाना पड़ेगा, बेटे ये सारी बातें जो आपका चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इस चैप्टर में होगी। बोले तो कैसे होगी प्रोडक्शन और उसके लिए क्या लगेगा खर्चा। सबको बात समझ में आई? क्योंकि बेटा ये सारी चीजें क्या हैं? मशीन, फैक्ट्री, एसेट, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगेगा? ये लगेगा, और ये लगेगा तो इसी पे क्या आएगा? खर्चा आएगा, और उसी खर्चे से क्या होगा? गुड्स बनेंगे। सबको समझ आया? तो ये सारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बातें होंगी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में। और बेटे अगर ये सारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इन सब पे क्या लगेगा? खर्चा। और इसी खर्चे की वजह से क्या डिसाइड होगी? आपके प्रोडक्ट की प्राइस, और प्राइस से क्या डिटरमाइन होगी? आपके प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई। तो इसी के आगे की कंटिन्यूएशन चेंज आएगी डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में। सबको बात समझ में आई? याद है बीच में मैंने एक बात बोली थी वीडियोकॉन का एग्जांपल देते हुए कि वीडियोकॉन से एक गलती यह भी हुई कि उनकी टाइमिंग गलत थी। उन्होंने उस बिजनेस में एंटर करने के लिए जो वक्त चुना रियल एस्टेट के लिए, वो वक्त सही नहीं था, क्योंकि रियल एस्टेट का धंधा डूब रहा था। अब साहब मान लो आप और मैं मिलकर, मान लो अब आज की तारीख में चाहे कि सर हम फलाना फलाना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो बेटे ये तो बीत चुका कि आज 2025 में बैठ के मैं तुमको बता रहा हूं कि 2012 में रियल एस्टेट का धंधा डूबना शुरू हो गया था, क्योंकि ये बीत चुका है। तो हमने देख लिया है कि ये डूबा था, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हैं डूबा था। अब मैं आज कैसे बताऊं कि आगे कौन सा धंधा डूब सकता है कि वो बिजनेस फिर आज ना स्टार्ट करें। असली बात तो बेटे फिर ये है ना, जो पीछे हो चुका वो तो गूगल पे भी पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ के कोई भी बता देगा, उसमें मैं या आप में क्या कौन सा टैलेंट है, कौन सा स्किल है? कोई स्किल नहीं है। असली स्किल तो वो है ना कि फिर मैं आज बैठ के अगर ये पता कर पाऊं कि अब आगे कौन सा बिजनेस स्लो डाउन होने वाला है जिसमें फायदा नहीं है धंधा करने का। असली टैलेंट तो वो है, असली स्किल तो वो है। ये चीज आप सीखेंगे। आपका चैप्टर है बिजनेस साइकिल्स, और बेटा जब बिजनेस साइकिल्स में आप ये बात सीखेंगे ना कि कौन सा सेक्टर, कौन सा बिजनेस अब आने वाले टाइम में स्लो डाउन पे जाएगा, बेटे इससे आपको पूरा पूरा ये भी समझ में आएगा कि हमारा स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, कि कब स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनीज के शेयर्स बढ़ते हैं, कौन सी कंपनीज के शेयर्स घटते हैं। क्योंकि एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, जिस भी बिजनेस में आने वाले टाइम में स्लो डाउन है उनके शेयर्स अभी से ही घटने चालू हो जाएंगे, और जिन बिजनेसेस में आने वाले टाइम में तेजी है उनके शेयर्स आज ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, अभी का लाइव एग्जांपल इसका। बेटे ये पहलगाम वाला जो हुआ और फिर इंडिया पाकिस्तान का जो थोड़ा क्राइसिस हुआ, ये तो अब हुआ ना, अपना मई में हुआ। आपको मालूम है मार्च एंड से
डिफेंस कंपनीज के जो शेयर्स थे, जो डिफेंस कंपनीज हैं, जो ड्रोन्स बनाने का, और इसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स बहुत ज्यादा काम आए हैं, तो जो ड्रोन्स बनाने की कंपनी है, एक जीआरएससी करके कंपनी है, एक कोचिन शिपयार्ड है, एक मैसडॉन डॉक करके कंपनी है, इन कंपनीज के शेयर्स मार्च के एंड से भागने शुरू हो गए थे। और इतने भागे हैं, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, अब थोड़ा सा और समझा के फिर थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, यहां पे भी प्रैक्टिकल सारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इन कंपनीज के शेयर्स बेटा मार्च एंड के बाद से इतने भागे हैं कि पहलगाम के क्राइसिस से पहले ही 50% बढ़ चुके थे। यू इमेजिन, एक महीने के अंदर 50% का रिटर्न, और पहलगाम क्राइसिस के बाद, ये वॉर के क्राइसिस के बाद 20-20, 30-30% और बढ़ गए। समझ में आया? सर कारण क्या है इसका? बेटे क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, इससे एक बात पता चलती है कि बहुत लोग ऐसे थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके पास अंधा पैसा है, उनको ये इंफॉर्मेशन शायद मार्च के एंड में ही लग गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरी बात समझ आई? सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटे कोई शेयर क्यों बढ़ता है? जब उस शेयर की डिमांड बढ़ती है। डिमांड क्यों बढ़ती है? जब कोई पैसा लगाएगा। समझ में आया? तो मार्च एंड में कोई पैसा क्यों लगा रहा है, उसको क्यों, कैसे पता है कि आगे कुछ होने वाला है? मतलब किसी ना किसी के पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ना कुछ क्राइसिस होगा। मतलब ये अटैक तो बाद में हुआ है, बहुत चीजें पहले भी चल रही होंगी, सरकार हर चीज नहीं बताती है, मीडिया में हर चीज नहीं आती भी नहीं है। सबको बात समझ में आई? और अच्छा सर बढ़ क्यों रहे हैं? वॉर की वजह से डिफेंस के शेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं? बेटे वॉर के टाइम पे धंधा ही किसका चलेगा? बाकी धंधे तो नहीं चलेंगे, बल्कि सबसे ज्यादा धंधा ही किसका चलेगा? डिफेंस का, क्योंकि डिफेंस वाले जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सरकार वही तो खरीदेगी लड़ाई लड़ने के लिए, तो सबसे ज्यादा धंधे ही उसके चलने हैं। सबको आ रहा है समझिए थोड़ा सा लिंकेज? तो बेटे वो सारी बातें इसके अंदर, चैप्टर के अंदर आपके पास आएंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस ये कंप्लीट होगा। ये सारी बातें बताने का मेजर पर्सपेक्टिव मेरा ये था, या आपके आईसीआई का भी ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट को रट्टे की तरह पहली क्लास में आके चैप्टर पढ़ाना मत शुरू कर दो। पहले उस बच्चे को बताओ कि आप सीए फाउंडेशन में आके जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, वो इकोनॉमिक्स ना समझ के पढ़ो, बल्कि बिजनेस समझ के पढ़ो। बेहतर समझ में आएगी और एक इंटरेस्ट बनेगा। ये पूरी कहानी मेरे एंड से खत्म हुई। बताइए आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से क्लियर हुई? पक्का? आइए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लिखना, हेडिंग डालिए, पहला चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दो, नितिन, अपूर्वा, बेटा यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? ठीक है जी। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। लिख लिया? पहला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा पहले पॉइंट का हेडिंग डाल के अब रुक जाना। पहले मैं एक बारी मैं समझाऊंगा, लिखूंगा, फिर टाइम दे दूंगा, आराम से आप लिखते जाइएगा। ठीक है? चिल मार के पढ़ाई करनी है, समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। जो भी सवाल जवाब हो साथ के साथ करते रहना। ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बेटे सबसे पहला पॉइंट है यहां पे, लिखना नहीं है आपको अभी। सबसे पहला पॉइंट है यहां पे कि सर ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसका फंडामेंटल प्रेमाइज क्या है? जिसको कहते हैं ना एक घर की नींव होती है, पहले नींव डलती है एक घर की, ऐसे इस सब्जेक्ट की नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है? सर इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन ये है, उसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, किसी ने आपको ऐसा कहा, क्योंकि मेरे को बहुत बोला गया था अपने टाइम पे कि बेटे एक बारी 10th कर ले, फिर ऐश ही ऐश है। हमने कहा ओके, 10th कर ली, ऐश तो मिली नहीं, फिर 11वीं में आ गए, चलो। उसके बाद सबने बोला बेटे तू एक बारी 12th तो कर एक बारी, फिर ऐश ही ऐश है, 12th कर ली, फिर सीए शुरू करा दी। फिर सबने बोलना शुरू कर दिया कि बेटे एक बारी फाउंडेशन कर ले, फिर ऐश ही ऐश है। चलो हमने सोचा चलो अब ऐश मिलेगी, अब मजे मारेंगे, फाउंडेशन क्लियर कर लिया। फिर तो खुद ही समझ में आ गया कोई ऐश नहीं आ गया। जैसे इंटर की किताबें देखी,
मेरे को याद है फाउंडेशन की किताबें तो बेटा जिनकी आई हैं तो इतना ही बंडल होता है तकरीबन। इंटर की बुक्स आई तो ना मैं अपनी बड़ी सिस्टर को साथ में, अच्छा अभी तो ना डिलीवर होती हैं, पहले लेने जाना पड़ता था। ये दिल्ली में शाहदरा है, वहां पे आईसीआई का हेडक्वार्टर है, तो उधर जाना पड़ता था किताबें लेने के लिए। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गया। अच्छा वो मेरी बहन है मुझसे बड़ी, वो उस टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी थी, लेकिन हाइट में मुझसे बहुत छोटी है। तो हम गए उधर लेने, बड़ी बहन के साथ गया मैं किताबें लेने। भाई उन्होंने इंटर की किताबों का बंडल रखा, मेरी बहन ही छुप गई उसके पीछे। मतलब इतना बड़ा बंडल इंटर की किताबों का। मैंने कहा ये सिर्फ इंटर की है या फाइनल के साथ में दे दिया तुमने? कहता नहीं सर ये इंटर की है, 8 महीनों में खत्म करनी है। बताओ, क्योंकि इंटर के पेपर देने के लिए 8 महीनों का ही गैप होता है, उसके बाद आपके इंटर के पेपर हो जाते हैं। तो तब समझ में आ गया भैया कोई ऐश नहीं है। इंटर क्लियर किया, फिर सबने बोलना शुरू कर दिया चल कोई बात नहीं तू एक बार सीए तो कर ले, फिर ऐश ही ऐश है। सीए कर ली, फिर उसके बाद चैलेंज आ गया अब काम क्या करना है भाई। क्योंकि देखो सीए के बाद, सीए करते हुए आप स्टूडेंट हो, आप किसी दिन घर पे खाली बैठे हो, आप हफ्ता खाली बैठे हो, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मस्ती मार रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो इधर उधर, ठीक है। घर वाले बोलेंगे बेटा कर क्या रहा है, थोड़ा डांट देंगे ऐसे, ठीक है, ज्यादा कुछ तो नहीं। अच्छा अभी क्या है, घर वाले टीचर डांट भी दे, क्या कर रहा है इधर उधर मस्ती मार रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता अभी, आप बोलते रहो, ठीक है, नहीं पड़ता फर्क। लेकिन जिस दिन तुम सीए बन गए ना, उस दिन तुम एक दिन भी खाली बैठे हुए हो और किसी ने आगे बाई चांस बोल भी दिया अरे सीए बन गया खाली बैठा है, भाई तुमको इतनी लगेगी ना ये बात, ऐसे कैसे बोल दिया? क्योंकि अब बन चुके हो ना यार, अब पैसा कमाने का चैलेंज है और वो सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरी बात समझ आई? तो उसके बाद लगता है यार ये जो लोग बोलते थे 10वीं के बाद से ये कर लो ऐसे ऐसे, ये कर लो ऐसे, कहां है भाई मस्ती कहां है? तो कहने का मेरा ये मतलब इस बात से, मैं ये हुआ वैसे तुम्हारे साथ 10th में या 12th के बाद बोला गया? नहीं बोला गया? बोला गया, चलो ठीक है। तो असलियत ये है बेटा नहीं है ठीक है। एनीवे बेटा उसके बाद अलग चैलेंजेस हैं, उसके बाद चैलेंज फिर ये, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस ये होंगे ना यार कि सीए बनने के अभी तक तो आपके मन में ये है बस मैं पहले अटेम्प्ट में सीए बन जाऊं। जिस दिन सीए बन जाओगे ना उस दिन फिर आपके मन में आएगा यार अब प्रैक्टिस करनी है, अपना ऑफिस खोलना है कि जॉब करनी है। अच्छा जॉब करनी है तो जॉब कहां करनी है? क्योंकि उस टाइम पे तो फिर पैसों की फाइट है कि भाई मैं सीए बनाऊं, इतनी मेहनत से बनाऊं तो मेरे को पैसे अच्छे चाहिए, तो फिर बड़ी फाइट्स हैं। और जब एक बार जॉब अच्छी लग जाए तो फिर उसके अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो कंपनी पैसे अच्छे देगी वो काम बहुत ज्यादा लेगी, तो मस्ती मारने का टाइम कहां बचेगा? और अगर खुद का धंधा स्टार्ट कर लिया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली, तो बेटे स्टार्टिंग में ना तो पैसे हैं, क्योंकि बिजनेस तो जीरो से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, बल्कि धंधा पैसा लेके जाता है। हाँ उसके बाद जब वो देना शुरू करता है तो भयंकर देता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ना तो पैसे होंगे अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और टाइम तो वैसे ही नहीं होगा, काहे की मस्ती। वो फिर एक टाइम के बाद आता है स्टेज, जब थोड़ा करियर एस्टैब्लिश हो जाता है, अब सॉर्टेड है, फिर आप मस्ती मार पाते हो। एनीवे तो इसके बारे में डिटेल में कभी थोड़ा लेटर ऑन करेंगे बात। तो अब यहां पे एग्जांपल मैं ये दे रहा था कि मान लो एक बच्चा है, उसको उसके घर वालों ने बहुत बोल रखा था आपकी तरह कि बेटा एक बारी 12th कर ले फिर ऐश ही ऐश, जहां घूमने को बोलेगा वहां तेरे को लेके जाएंगे, ठीक है जी। बच्चे ने 12th के पेपर दिए, 12th के पेपर दे के बच्चा पहुंचा पापा के पास, पापा आपने कहा था कि 12th के बाद ऐश ही ऐश है, आपने कहा था जितने पैसे मांगेगा मैं दे दूंगा, जो मस्ती करनी है कर लियो, लाओ जी 12वीं के पेपर हो गए, पैसा निकालो, अब मेरे को मस्ती करने जाना है। वैसे डायरेक्टली मेरे ख्याल से पापा से ऐसे पैसे मांगे नहीं जाते, मम्मी को अप्रोच करते हैं, बोलो अपने पति को जरा थोड़े पैसे दिलवाओ। एनीवे अब पापा को बोला पापा लाओ पैसे दो, मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है। पापा ने जेब से निकाले 2000 रुपए, 500 के 4 नोट, जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। हम आप अपने पापा को तो बोल नहीं सकते, अपने मन में सोच रहे हैं 2000 में क्या होगा, क्योंकि हमारे तो शौक थे बड़े सारे। हमने तो सोचा हुआ था जब घर वाले कह रहे हैं कि 12वीं के बाद मस्ती मस्ती है ऐशी ऐश है, तो हमने तो अपने मन में सपने सजा लिए थे कि भाई एक तो दोस्तों के साथ जाएंगे गोवा के ट्रिप पे सबसे पहले, तो फिर शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं चीजें, एक पार्टी भी करनी है यार दोस्तों के साथ, मूवी देखने जाना है, किसी नालायक ने डेट पे जाना है, इस तरीके से खूब सारे शौक अपने मन में पाल रखे थे। 12वीं के पेपर हो उसके बाद मस्ती मारूंगा। अब मस्ती मारने के लिए दिमाग में इतने सारे, अब ये सारे शौक पापा को बताए तो नहीं जा सकते ना, लेकिन मन में थे, पापा से मांगे पैसे दिए 2000 में तो ये पूरे नहीं हो पाएंगे, अब क्या करेंगे हम? अब पापा को बोला नहीं जा सकता, मम्मी को अप्रोच करेंगे, मम्मी भी कहेगी बेटा एक बार पापा ने 2000 दे दिया और नहीं मिलते, अब क्या करेंगे हम, पैसे तो नहीं मिलते और अब क्या करेंगे? ये सारे शौक तो नहीं पूरे हो सकते।
ना चाहते हुए भी अब आप क्या करोगे? बिना किसी कॉन्सेप्ट के समझे भी आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इनमें से वो शौक काट दोगे जो हो ही नहीं सकते इतने में। तो बेटा ये तो भूल ही जाओ और ये भी भूल जाओ, ना हो पाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर आप सोचोगे यार अब ये तीन चीजें पूरी हो पाएंगी तो इसमें से अब सबसे पहले मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेरा मन सबसे ज्यादा किस चीज का कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पार्टी बोला बच्चे ने, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है यार एक दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएंगे, लेकिन पहले सोचा हुआ था पैसे तेरा भाई देगा, अब भाई नहीं देगा, भैया सारे थोड़े थोड़ी कॉन्ट्री करेंगे क्योंकि पैसे कम मिले हैं घर से, ठीक है। बट सबसे पहले पार्टी कर लेंगे, क्यों? मन में सबसे ज्यादा पार्टी का मन है, ठीक है। पार्टी करने के बाद अगर कुछ पैसे बचे, फॉर एग्जाम्पल चलो पार्टी के बाद मूवी देखाएंगे, उसके बाद भी अगर कुछ पैसे बचे तो एक आधी टी शर्ट मिलती होगी तो ले आएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। अल्टीमेटली यही हो पाएगा। सबको बात समझ में आई? बेटा अब ये सबकी कहानी है, ठीक है। अल्टीमेटली इस कहानी के अंदर हो क्या रहा है? जो पप्पा ने पैसे दिए ये क्या है? आपके रिसोर्सेस, जो कि क्या है? बड़े ही लिमिटेड। और ये जो शौक थे, डेट पे जाना है, मूवी देखने जाना है, पार्टी शॉपिंग वगैरह, ये सब क्या थी? आपकी जरूरतें। और ये क्या थी? अनलिमिटेड। और जब रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और जरूरतें हैं अनलिमिटेड, तो इस बात को क्या बोलते हैं? कि स्कार्सिटी है, कमी है, पूरा नहीं पड़ रहा है। सबको बात समझ आई? और ऐसी स्कार्सिटी की सिचुएशन में आपने किया क्या है? जो जरूरतें पूरी नहीं हो सकती उसको मन से ही हटा दिया, हटा तो क्या ही दिया, क्या करें अब। और जो हो सकती है पूरी, उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा मेरा मन किस चीज का है, मतलब मेरा एक तरह से मेरा भला सबसे ज्यादा किस चीज में होगा, वो सबसे पहले किया, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे। इसको बोलते हैं आपने क्या किया है? अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज किया है। प्रायोरिटाइज का मतलब सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या। अब आपने अपने मन में इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सोच कर नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। सबको बात समझ आई? और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स को ही क्या कहते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहते हैं। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का हिंदी में मतलब घर खर्च चलाना। सर एक बात बताओ, ये तो आपने एग्जाम्पल हम 12वीं के बच्चों पे बना के दिया ना, तो क्या इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एक 12वीं के बच्चे के हिसाब से बना हुआ है? नहीं बेटे, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये बात हर किसी के साथ होगी, ये बात आपके साथ भी है, ये बात मेरे साथ भी है, ये बात अंबानी साहब के साथ भी है, टाटा जी के साथ भी है, इलॉन मस्क के साथ भी होगी। ये बात सबके साथ है। कारण बेटे एक सिंपल सी बात, अभी आप 12th पास करके आए हो, ठीक है, फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके शौक हैं ये, और शायद ये सारे शौक पूरा करने के लिए आपको 40-50 हजार रुपए चाहिए, तो ये सारे शौक पूरे हो जाएंगे आपके एक बारी के लिए। मेरी बात समझ में आई? तो आपका शौक अभी अगर है, अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो 40-50 हजार का ही है ना। लेकिन बेटे जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, उस दिन आपकी जेब में तो 1 लाख होंगे, तब आप ये सारे शौक तो पूरे कर पा रहे होंगे, लेकिन तब आपके शौक नहीं होंगे, तब आपके शौक बढ़ जाएंगे। तब आप गोवा शायद नहीं जाना आप चाहेंगे, तब गोवा तो आप जा चुके होंगे, तब आप सोच रहे होंगे यूरोप के ट्रिप पे जाऊंगा मैं, दुबई के ट्रिप पे जाऊंगा मैं। मेरी बात समझ पाए? तब आप शायद पार्टी करने का अगर सोच रहे होंगे तो नॉर्मल होम स्वीट्स में जाके पार्टी करने का या ऐसी जगह पे पार्टी करने का नहीं सोच रहे होंगे, मैं 5 स्टार में जाऊंगा पार्टी करने। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से कोई बंदा अगर नई नई नौकरी स्टार्ट कर रहा है, नया नया धंधा स्टार्ट कर रहा है, महीने का लाख रुपए कमा रहा है, तो शायद वो सोचेगा यार पहली गाड़ी छोटी हैचबैक गाड़ी ले आता हूं 7-8 लाख रुपए की। हाँ, जिस दिन वो महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर देगा, उस दिन वो सोचेगा मेरे को एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए 14-15 लाख रुपए की। जिस दिन वो महीने का 10 लाख कमाना शुरू कर देगा, वो कहेगा मेरे को लग्जरी गाड़ी चाहिए। जिस दिन 1 करोड़ वाली गाड़ी आ जाएगी, उस दिन शौक बन जाएगा अब मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए, 4 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए। मेरी बात समझ पाए? तो कहने का मतलब है इंसान का जो एम्बिशन होता है वो बढ़ते जाता है। आज जो चीज अचीव हो गई है अब वो नहीं चाहिए, अब उससे ऊपर की चीज चाहिए। सबको क्लियर? तो ये चीज तो सबके साथ है। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो सबके साथ ही है कि जिसकी जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जरूरत है वो ज्यादा ही है, क्योंकि एम्बिशन ऊपर का ही होता है, और उस टाइम पे जो वो कमा रहा है वो कम ही है, क्योंकि उससे ज्यादा कमाना चाहता है वो।
सबको बात समझ में आई? तो ये चीज सबके साथ है, तो सबको क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटाइजेशन, और उसी को बोलते हैं घर खर्च चलाना। हमारे घर वाले भी क्या करते हैं, अब कितना मर्जी पैसा हो ना हो, मिडिल क्लास, रिच क्लास, जो भी क्लास है, उसमें अगर हम सब लोग भी अपने घरों पे देखें, बेटे मम्मी पापा जितने मर्जी पैसे कमाते हो, लेकिन घर के खर्चे चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो उनकी कमाई से ज्यादा ही लगता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को मैनेज करते हैं। समझ में आया? कैसे? प्रायोरिटाइजेशन करके कि कुछ खर्चे इस महीने हो जाएंगे, कुछ खर्चे अगले महीने हो जाएंगे, कुछ खर्चे थोड़ा 5-6 महीने डिले कर देते हैं, बड़ा खर्चा। सबको समझ में आया? तो वो सब क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं वो। आई होप सबको बात समझ में आई। तो ये है बेटा आपका फंडामेंटल प्रमाइज या फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज फंडामेंटल प्रमाइज ऑफ इकोनॉमिक्स? आंसर इज स्कार्सिटी। व्हाट इज स्कार्सिटी? आंसर इज रिसोर्सेज लिमिटेड, जरूरतें अनलिमिटेड। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया जब जरूरतें अनलिमिटेड होंगी और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो क्या करोगे? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स। पेपर में क्वेश्चन आया प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स करने का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने आपको लिखवाए कीवर्ड्स हैं यहां पे, कोई लैंग्वेज में नहीं लिखवाऊंगा मैं। इसके नीचे बेटा एक नोट है, अभी मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। इकोनॉमिक्स का एक ग्रीक वर्ड होता है इकोनॉमिया, ओ से स्पेल हुआ है OIKONOMIA, इकोनॉमिया। स्पेल ओ से होता है, प्रोनाउंस आई से होता है। इसका भी मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये तो याद रखने वाली चीज है, लेकिन हाँ पेपर में एमसीक्यू आता है इससे, तो मैंने लिखवाया है। समझ में आया? अब एक बार इसको समअप कर देता हूं एमसीक्यू के क्वेश्चंस की फॉर्म में। क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रमाइज ऑफ इकोनॉमिक्स? स्कार्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी? बिल्कुल सही, रिसोर्सेज लिमिटेड, जरूरतें अनलिमिटेड। तीसरा क्वेश्चन, जब रिसोर्सेज लिमिटेड, जरूरतें अनलिमिटेड, तो क्या करोगे? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स। चौथा क्वेश्चन, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट करने का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पांचवा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, यहां पे लिखा, इकोनॉमिया का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। 6 क्वेश्चंस। अच्छा ये क्वेश्चंस अभी मैंने ऐसे नॉर्मल में पूछे, अब रिवर्स। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का एक और वर्ड क्या है? इकोनॉमिया। इकोनॉमिया किसका ग्रीक वर्ड? उल्टे करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये भी आ सकते हैं। इकोनॉमिया किसका ग्रीक वर्ड है? इकोनॉमिक्स का। हाउस होल्ड मैनेजमेंट करने के लिए, हाउस होल्ड मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जरूरतें अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जरूरतें अनलिमिटेड, तो वो क्या होता है? स्कार्सिटी। तो बेटे क्वेश्चन तो एक तरह से 12 बन गए यहां पे, नॉर्मल भी और रिवर्स भी। एमसीक्यू है, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? और बेटे इस पॉइंट से थोड़ा सा आपको यह भी आइडिया लगा होगा कि मैं नोट्स आपको कैसे बनवाऊंगा। कोई पैराग्राफ में लाइनें नहीं लिखनी होंगी, क्योंकि पेपर वैसा नहीं है। पेपर मेरा एमसीक्यू का है, तो मेरे को अगर ये कीवर्ड्स याद हैं मैं कर लूंगा। समझ आया? तो आपका भी फोकस इसी पे रहना चाहिए, पूरी पूरी लाइनें रट्टे मारने पे मत जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है। समझिए अच्छे से क्लास में बस। अब लिखिए, इसको ऐसे ही नोट करिए।
स्क्रॉल करना होगा मेरे को बता देना। स्क्रॉल कर दो यार नीचे। एक ये नोट भी लिखिएगा पहले पॉइंट के नीचे। हो गया यार? चलो फिर अभी टाइम भी हो गया है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास का सारा समझ आया? चलो।